आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक आपका स्टार्ट कर रहे हैं, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव। आना चाहिए आपको, प्रोसेस कॉस्टिंग ढंग से आना चाहिए। इसका कोई भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए आपको करके आना है, क्योंकि इस चैप्टर में आपको कमांड बनानी ही है। यदि आप मुझसे पूछेंगे कि पूरे कॉस्ट अकाउंटेंसी में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है, तो 4-5 चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। मटीरियल लेबर ओवरहेड तो है ही, क्योंकि वो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, और उससे जुड़ा हुआ जो कॉस्ट शीट हम पढ़ते हैं वो बिल्कुल ही बेसिक है एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपका प्रोसेस कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। इतना भी कर लिया तो कॉस्टिंग का पेपर में नैया पार लग जाएगी। मटीरियल लेबर ओवरहेड कॉस्ट शीट, प्रोसेस कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग, दैट्स इट। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नहीं आता, काम चल जाएगा आपका। बजटरी में कुछ है ही नहीं, उसमें कॉस्ट शीट ही बनानी होती है। यूनिट और बैच कॉस्टिंग जो है उसमें आपको कॉस्ट ही बतानी होती है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग डेफिनेटली थोड़ा सा अलग चैप्टर है, और सर्विस कॉस्टिंग में भी आपको जैसे आप कॉस्ट निकालते हो कॉस्ट शीट में, वैसे ही कॉस्ट निकालनी होती है, पर यूनिट हो गई या टोटल हो गई। तो कहने का मतलब है कि ये आपका बेस है। मटीरियल लेबर ओवरहेड कॉस्ट शीट, प्रोसेस कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, ये बेस है। अगर ये आता है तो कुछ भी कर सकते हो आप। कॉस्टिंग भी कर सकते हो, सीए फाइनल का एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ये आपको आना चाहिए। प्रोसेस कॉस्टिंग का दोस्तों चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे, उसका एक क्वेश्चन भी करेंगे, और आप कह सकते हैं कि एक टॉपिक को छोड़कर हम पूरा प्रोसेस कॉस्टिंग आज ही कंप्लीट कर लेंगे। यानी कि जो वर्क इन प्रोग्रेस होता है, प्रोसेस के बीच में जो वर्क इन प्रोग्रेस रह जाता है, उसकी कॉस्टिंग हम आने वाली क्लास में करेंगे। बट बाकी सारी चीजें आज प्रोसेस कॉस्टिंग की हम पढ़कर कंप्लीट भी कर लेंगे विद एग्जाम्पल। यहां पर देखिएगा, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी दोस्तों जो होती है, वहीं पर प्रोसेस कॉस्टिंग लगेगा कॉन्सेप्ट। जहां मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा वहां प्रोसेस कॉस्टिंग का काम नहीं है। तो या तो आप गुड्स बना रहे हैं या यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं थ्रू डिफरेंट प्रोसेसेस, तो वहां पर कई सारे प्रोसेसेस होंगे, और वहां पर आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस बिकम्स द इनपुट ऑफ अनदर प्रोसेस। यानी पहले प्रोसेस का जो आउटपुट है दूसरे प्रोसेस के लिए वो इनपुट होगा, दूसरे प्रोसेस का जो आउटपुट है तीसरे प्रोसेस के लिए वो इनपुट होगा, तीसरे प्रोसेस का जो आउटपुट है चौथे प्रोसेस के लिए वो इनपुट होगा। ऐसे चलता रहेगा जब तक आप फिनिश प्रोडक्ट नहीं बना लेते। ये जो प्रोसेसेस हैं इन्हें हम डिपार्टमेंट भी बोल सकते हैं, कॉस्ट सेंटर भी बोल सकते हैं। अगर हर डिपार्टमेंट एक अलग चीज परफॉर्म कर रहा है, अलग टास्क परफॉर्म कर रहा है, तो वो डिपार्टमेंट भी एक प्रोसेस हो सकता है। एक एग्जांपल लेते हैं प्रोसेस 1 का। प्रोसेस 1 में रॉ मटेरियल आप कुछ डालेंगे, क्योंकि कभी ना कभी तो आप शुरुआत करेंगे गुड्स को बनाने की। अब गुड्स को बनाने की जहां शुरुआत होगी वहां पर रॉ मटेरियल तो लगेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप लेबर लगा रहे हैं, लेबर काम कर रही है बट मटेरियल नहीं है। डायरेक्ट एक्सपेंस लग रहा है, फैक्ट्री के ओवरहेड लग रहे हैं, बट मटेरियल नहीं है। तो काम आपने स्टार्ट कैसे किया? तो इसका मतलब यह है कि जब भी आपका काम स्टार्ट होगा, हमेशा प्रोसेस 1 में रॉ मटेरियल इंसर्ट करने जरूरी होंगे। आप रॉ मटेरियल डालेंगे, फिर उस पर काम स्टार्ट होगा, और वो कुछ ना कुछ बनकर निकलेगा, जिसे हम सेमी फिनिश गुड्स बोलते हैं। फिर वो प्रोसेस 2 में जाएगा, प्रोसेस 2 में निकलेगा, प्रोसेस 3 में जाएगा, ऐसे करके फाइनल बन के निकल जाएगा। तो प्रोसेस 1 में आप रॉ मटेरियल डालेंगे, और साथ में आप लेबर का कुछ खर्चा आएगा, लेबर उस पर काम करेगी। डेफिनेटली मशीनरी भी लगी हुई है, उसका मशीन का डेप्रिसिएशन भी ऐड होगा, और भी जो खर्चे हैं मशीन के अलावा, पावर वगैरह लग रहे हैं, वो भी खर्चा ऐड होगा। बट लेबर भी वहां पर काम कर रही है ना, मशीन को चलाने के लिए काम कर रही है। वटेवर आप कह सकते हैं कि लेबर डायरेक्टली इन्वॉल्व है रॉ मटेरियल को शेप देने में। कुछ ना कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी लगेंगे, और फैक्ट्री के ओवरहेड्स भी होंगे उस प्रोसेस में, उस डिपार्टमेंट में, जो पहला डिपार्टमेंट है जहां पर गुड्स जाता है, फिनिश प्रोडक्ट बनने की प्रक्रिया स्टार्ट करने के लिए जाता है। तो उस प्रोसेस में जितनी कॉस्ट लगेगी फैक्ट्री के अंदर, वो हम उस प्रोसेस में डालेंगे। जो प्रोसेस 1 का दोस्तों आउटपुट होगा, वही आउटपुट प्रोसेस 2 का इनपुट बन जाएगा। और उस रॉ मटेरियल को जो हमने थोड़ा सा शेप करके एक सेमी फिनिश गुड्स बनाया है आउटपुट 1 की फॉर्म में, हो सकता है कि उसमें और मटेरियल हम इंसर्ट करें। हो सकता है कि पहले मान लीजिए यहां पर आपको टेलीविजन बनाना है, तो टेलीविजन के लिए यहां पर तो एक उसका ढांचा तैयार हो गया कि इस शेप में टेलीविजन जाएगा। फिर प्रोसेस 2 में जो उसकी स्क्रीन होती है वो इंसर्ट हो गई उसके ऊपर। समझ रहे हैं आप? तो प्रोसेस 1 में आधा काम हुआ, अब उसी मटेरियल पर हम थोड़ा सा और एडिशन कर रहे हैं मटेरियल, ताकि उसकी हम फाइनल प्रोडक्ट की शेप देने में सक्षम हो जाएं। तो प्रोसेस 2 में और मटेरियल ऐड हो जाएगा,
और लेबर कुछ काम करेगी, कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस लगेंगे, कुछ फैक्ट्री के अतिरिक्त खर्चे लगेंगे, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट एटसेट्रा एटसेट्रा, जो इस डिपार्टमेंट में इस प्रोसेस के हिस्से में जाएंगे, वो सब भी हम यहाँ डालेंगे, जिससे प्रोसेस 1 की जो कॉस्ट है उसमें और कॉस्ट ऐड हो जाएगी और हमें आउटपुट 2 की कॉस्टिंग पता लग जाएगी कि प्रोसेस 2 का जो आउटपुट निकल रहा है, जो दोनों ही केस में चाहे प्रोसेस 1 का आउटपुट बोलो या प्रोसेस 2 का, है तो सेमी फिनिश गुड्स, क्योंकि अभी तक फाइनल गुड्स नहीं बने हैं, फिनिश प्रोडक्ट नहीं बने हैं। प्रोसेस 2 का जो आउटपुट है दोस्तों वो प्रोसेस 3 में जाएगा और उसमें हो सकता है और मटेरियल लगे, हो सकता है मटेरियल ना भी लगे, मटेरियल का काम सारा हो चुका हो, सिर्फ अब उसे हम शेप कर रहे हैं, थोड़ा सा हम उसे पेंटिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा हम जैसे कार को मैन्युफैक्चरिंग कर लेते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग के बाद उस पर पेंटिंग हो रही है, सजा धजा रही है, ऐसा काम प्रोसेस 3 में हो रहा है। तो हो सकता है मटेरियल भी इंसर्ट हो उसमें या ना भी हो, लेबर लगे, साथ में डायरेक्ट एक्सपेंस लगे, फैक्ट्री के ऊपर के खर्चे लगेंगे प्रोसेस 3 में, और फिर प्रोसेस 1 की कॉस्ट आउटपुट बन गया, प्लस प्रोसेस 2 की कॉस्ट उसका आउटपुट बन गया, प्लस उस आउटपुट में प्रोसेस 3 की कॉस्ट भी ऐड कर दूं तो मेरे पास फिनिश गुड्स की कॉस्ट आ जाएगी कि ये फिनिश गुड्स बनकर निकले हैं। तो सर एक बात बताइए, हम हर डिपार्टमेंट यानी कि हर प्रोसेस की कॉस्ट क्यों निकाल रहे हैं? हम एक फिनिश प्रोडक्ट की डायरेक्टली भी तो कॉस्ट निकाल सकते हैं कि ये इकट्ठे सारा मटेरियल लग रहा है सारे डिपार्टमेंट का, ये सारी लेबर काम कर रही है सारे डिपार्टमेंट की, ये सारे फैक्ट्री ओवरहेड हो रहे हैं सारे डिपार्टमेंट के, ऐसे भी तो हम फिनिश गुड्स की कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो हम अलग अलग क्यों निकाल रहे हैं? दोस्तों मैंने एक चीज तो आपको स्टार्टिंग में बताई है कि जितना आप बाइफरकेशन यानी टुकड़े कर कर दिखा सकें उतनी बेटर एनालिसिस आप कर सकते हैं, पहली बात। सेकेंडली अब सीए फाइनल में पढ़ेंगे डिसीजन मेकिंग, यानी कि अगर मैनेजमेंट देख रही है कि आउटपुट जो प्रोसेस 1 का निकल रहा है वो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है और इतने कम प्राइस पर अवेलेबल है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं प्रोसेस 1 का आउटपुट बनाने के लिए, जो मुझे प्रोसेस 2 के लिए एज अ इनपुट चाहिए, वो डायरेक्टली मार्केट से बहुत सस्ते दाम में खरीदा जा सकता है। उदाहरण के तौर पे प्रोसेस 1 का आउटपुट हमें पड़ रहा है 100 रुपये पर केजी और मार्केट में मिल रहा है 70 रुपीज पर केजी। तो मैनेजमेंट सोच सकती है कि हम इतनी मेहनत करके जो कॉस्टिंग लगा रहे हैं उससे बेटर 70 रुपये पर केजी से मार्केट से खरीद लेते हैं ये जो आउटपुट 1 है। तो जिससे हम खरीदेंगे उसके लिए तो फिनिश प्रोडक्ट होगा, बट हमारे लिए वो इनपुट होगा, हमारे लिए वो रॉ मटेरियल होगा। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, किसी का फिनिश प्रोडक्ट किसी के लिए रॉ मटेरियल भी हो सकता है और किसी का रॉ मटेरियल किसी के लिए तो फिनिश प्रोडक्ट भी हुआ होगा जिससे हमने खरीदा है। अब यहां देखिएगा, ये डिसीजन मेकिंग के लिए मैनेजमेंट जो है हर प्रोसेस की कॉस्ट निकालती है जिससे बेटर डिसीजन मेकिंग में वो हेल्प कर सके कि भैया खर्चा ज्यादा कहाँ लग रहा है, इस डिपार्टमेंट की कॉस्ट कंट्रोल करनी है, कॉस्ट रिडक्शन करनी है, इसकी करनी है, इसकी करनी है, सब इकट्ठे मिला दोगे तो एनालिसिस नहीं हो पाएगी। इसलिए हम हर प्रोसेस का अकाउंट बनाते हैं और हर प्रोसेस में कितनी कॉस्ट इनकर हो गई है या उसके आउटपुट की क्या वैल्यू है, पर यूनिट कॉस्ट क्या है, वो हमें देखनी होती है। यही आपका प्रोसेस कॉस्टिंग का चैप्टर है। कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है? कॉस्ट निकालनी है, बस यही तो करना है काम। जितने भी चैप्टर हैं सब में कॉस्ट निकालनी है। तो इसी के साथ हम देखेंगे कि हम कॉस्ट कैसे निकालते हैं ईच आउटपुट जनरेटेड बाय ईच प्रोसेस। आउटपुट की पर यूनिट कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे उसका फॉर्मूला बताया है आपको, जो कि मैंने इंट्रोडक्टरी क्लास में भी आपको करवाया था। चाहे कोई भी सिनेरियो आए फॉर्मूला एक ही लगता है, जो भी कॉस्ट ऑफ इनपुट है रॉ मटेरियल है, प्लस और मटेरियल आपने और इंसर्ट करा, आपने लेबर लगाई, आपने फैक्ट्री ओवरहेड्स लगाए, आपने डायरेक्ट एक्सपेंस इनकर करे, जो भी खर्चा इनकर करा उस प्रोसेस में उस सबको ऐड कर लो। उसमें से मालूम है कि जब आप प्रोसेस करेंगे तो कुछ ना कुछ तो नॉर्मल वेस्टेज भी होगा, कुछ ना कुछ नॉर्मल लॉस भी होगा, जो कि आम तौर पर होता है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, उस कंपनी में। तो जो उस इंडस्ट्री का नॉर्मल लॉस है, उस कंपनी का नॉर्मल लॉस है कि भैया इतना % तो नॉर्मल लॉस होना ही है। कई बार हम प्रोसेस करते हैं, कुछ वाटर इवेपोरेट हो गया, क्वांटिटी लॉस हो गई, इधर उधर गिर गया, थोड़ा बहुत लॉस हो गया, कैरी करने में थोड़ा सा क्वांटिटीज कम हो जाती है, एक जगह से दूसरी जगह प्रोसेस में लेकर जाएं। उस सिनेरियो में क्या करें, जो नॉर्मल लॉस होगा उसे आप मार्केट में बेचेंगे भी, तो बेचकर जो उसकी नेट सेल वैल्यू निकल रही है, यानी मैंने 100 रुपए में बेचा और 20 रुपए बेचने की कॉस्ट लग गई, तो 80 रुपए एक तरह से कह सकता हूं मुझे नॉर्मल लॉस का जो पैसा है वो मिल गया। यानी कि मैंने इतनी कॉस्ट तो इनकर करी, इतना खर्चा तो इनकर किया, बट उसमें से जो वेस्ट हुआ उसमें से कुछ पैसे मुझे वापस मिल गए। तो यानी कि नेट कॉस्ट मेरी इतनी लगी। अब जो मैंने इनपुट इंसर्ट करे थे, रॉ मटेरियल इंसर्ट करे थे इतने यूनिट्स, उसमें से मुझे मालूम है कि यदि मैंने 100 यूनिट इंसर्ट करें तो 10% यानी कि 10 यूनिट तो इसमें से नॉर्मली वेस्ट होगी, जिसे मैं मार्केट में बेच भी दूंगा,
उससे कुछ रियलाइजेबल वैल्यू आ भी सकती है, कुछ नहीं भी आ सकती। तो जब मैंने इंसर्ट करी यूनिट्स, उसमें से मुझे पता है कि इतना तो नॉर्मल लॉस होना ही है, तो मुझे पता है कि अल्टीमेटली जो मैं यूनिट इंसर्ट कर रहा हूं 100 यूनिट बनकर तो 90 ही निकलेगी, उससे ज्यादा निकलने की उम्मीद नहीं है। तो जो भी मैं पर यूनिट कॉस्ट निकालूंगा वो हमेशा ही नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में निकालूंगा कि भैया नॉर्मली मैं इतना इंसर्ट करता हूं मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस कुछ ना कुछ संभावनाएं हैं कि इसमें से कुछ नॉर्मल लॉस होगा और उसे बेचेंगे तो मार्केट से इतना पैसा भी उठेगा, तो नेट मेरी इतनी कॉस्ट पड़ रही है डिवाइडेड बाय नेट इतनी क्वांटिटी में बना पाऊंगा अगर मैं इतना मटेरियल डालता हूं तो नॉर्मली जो आपकी क्वांटिटी है और नॉर्मली जो उन क्वांटिटीज की कॉस्ट आ रही है उससे आपको पता लग जाएगा जब पर यूनिट कॉस्ट ऑफ आउटपुट क्या आ रही है। इंट्रोडक्शन में भी मैंने आपको कराया था कि कैसे आप पर यूनिट कॉस्ट निकाल सकते हैं, नॉर्मल लॉस है तब, एबनॉर्मल लॉस है तब, एबनॉर्मल गेन है तब। सिमिलरली वो सारी चीजें यहाँ पर भी की जाएगी। मैंने आपको प्रोसेस कॉस्टिंग की बात इंट्रोडक्शन में ही सिखा दी थी, यानी कि आपका आधा काम पहले ही करवा चुका हूं। चाहे कोई भी सिनेरियो हो दोस्तों, फॉर्मूला तो हमेशा यही रहता है, यानी नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में पर यूनिट कॉस्ट क्या आ रही है। एक बार आपने पर यूनिट कॉस्ट निकाल ली और उसके बाद आपको मिलता है कि एबनॉर्मल लॉस हो गया, भैया 100 क्वांटिटी में से 10 क्वांटिटी तो नॉर्मली वेस्ट होनी चाहिए थी, 15 क्वांटिटी वेस्ट हो गई, तो भी आप पर यूनिट कॉस्ट तो वैसे ही निकालेंगे कि अगर मेरी 100 यूनिट इंसर्ट करता हूं तो 90 यूनिट प्रोड्यूस होने चाहिए, तो उस हिसाब से एक यूनिट का कितना पैसा आएगा। बट यदि आपकी 15 यूनिट वेस्ट हो गई तो जो 5 यूनिट का एक्स्ट्रा खर्चा है, जो एक यूनिट की कॉस्ट आई मल्टीप्लाई बाय 5 यूनिट, वो आप कॉस्टिंग पीनल में डाल दोगे, कस्टमर से चार्ज नहीं करोगे, क्योंकि जो एबनॉर्मल लॉस होता है वो मैनेजमेंट की गलती के कारण हो रहा है या लेबर की गलती के कारण हो रहा है, जिसे सुधारा जा सकता है। और अगर हम सुधार लेंगे तो नॉर्मली वो चीज बार बार नहीं होगी, सिर्फ इस बार हुई है। और अगर मान लेते हैं एबनॉर्मल गेन आ गया कि 100 में से 10 यूनिट आपकी खराब होनी चाहिए थी, नॉर्मली वेस्ट होनी चाहिए थी, 5 ही यूनिट वेस्ट हुई है, तो भी हम कॉस्ट तो पर यूनिट ऐसे ही निकालेंगे कि नॉर्मली तो हमारी 90 यूनिट बननी चाहिए थी और एक यूनिट की इतनी कॉस्ट हमें मिलती। नॉर्मली इतना वेस्ट होता 10 यूनिट, नॉर्मली 10 यूनिट का रियलाइजेबल वैल्यू निकलता। समझ रहे हैं आप, नॉर्मली 90 यूनिट की क्या वैल्यू होगी आपने देखी, बट एक्चुअली में आपकी 95 यूनिट्स प्रोड्यूस हो गई है, 95 यूनिट्स। तो क्या करेंगे आप, तो जैसे एबनॉर्मल लॉस का जो खर्चा था वो कस्टमर को पास ऑन नहीं किया, वैसे ही जो गेन का फायदा है वो भी हम कस्टमर को नहीं देंगे। एबनॉर्मल जो गेन है या एबनॉर्मल लॉस है वो मैनेजमेंट के कारण हुआ, इसके उसका क्रेडिट या उसका लॉस मैनेजमेंट को जाएगा, कस्टमर को नहीं जाएगा। यहां तक की बात समझ में आ गई तो हम इलस्ट्रेशन करेंगे और आपका चैप्टर कंप्लीट करेंगे। चैप्टर का एक हिस्सा कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट हिस्सा अगली क्लास में होगा। इलस्ट्रेशन 3 ऑफ द स्टडी मटेरियल, RST Limited processes product Z through distinct processes, 2 distinct processes, प्रोसेस 1 है और प्रोसेस 2 है, जिसमें से प्रोडक्ट Z बन के निकल रहा है। ऑन कंप्लीशन इट इज ट्रांसफर टू फिनिश्ड स्टॉक। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट 1 एंड प्रोसेस अकाउंट 2 एंड फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट, यानी इन्वेंट्री अकाउंट बना लीजिए। इन्वेंट्री भी किसकी, फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री का अकाउंट बनाकर दिखा दीजिए। तो ये आपको काम करना है, कुछ डिटेल गिवन है। प्रोसेस 1 अकाउंट बनाना है, मतलब प्रोसेस 1 की कॉस्टिंग बतानी है, प्रोसेस 2 की कॉस्टिंग बतानी है, और जो फिनिश गुड्स बन गई हैं उसका अकाउंट भी बनाकर दिखाना है। कुछ डिटेल्स गिवन है आपको, रॉ मटेरियल कितने यूज हुए, 7500 यूनिट्स, 7500 यूनिट्स हमने इंसर्ट करें। भैया काम स्टार्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो इंसर्ट करना पड़ेगा ना रॉ मटेरियल। उस रॉ मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट कितनी थी, 60 रुपीज। एक यूनिट की कॉस्ट है सर, पर यूनिट लिखा है। नेक्स्ट प्रोसेस में कितनी यूनिट गई, 7050 यूनिट गई। हमने डाली कितनी थी, 7500 यूनिट्स डाली है, और बनकर कितनी निकल रही है प्रोसेस 1 से, 7050 यूनिट्स। यानी नेक्स्ट प्रोसेस में, प्रोसेस 2 में जो इनपुट जाएगा वो 7050 यूनिट से जाएगी। साथ में 7050 यूनिट्स की जो कॉस्ट है उसमें लेबर, एक्सपेंसेस, मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो भी है वो एक्स्ट्रा लग कर जाएगी। जैसे आप टेलीविजन बनाते हैं तो उसका जो ढांचा है वो प्रोसेस 1 में बनता है कि ये ढांचा है, इसमें हमने पीछे जो चिपसेट वगैरह लगाना है लगा दिया। अब जैसे ही आगे कैरी होता है तो मालूम है कि 7500 जो टीवीज का हम ये ढांचा बनाकर आगे भेजते हैं उसमें से 7050 ही
ठीक ठाक प्रोसेस 2 में पहुंचती है। और प्रोसेस 2 में काम होता है कि इस ढांचे पर हम अब शीशा लगाएंगे, कांच लगाएंगे जिस पर डिस्प्ले आता है। फिर प्रोसेस 3 में कुछ और काम होता है और ऐसे कर कर टेलीविजन मैन्युफैक्चर होता है। यहाँ पर आपका प्रोडक्ट Z मैन्युफैक्चर हो रहा है जिसमें 7500 यूनिट्स इंसर्ट करी गई है और 60 रुपए पर यूनिट की कॉस्ट थी, बनकर निकली है 7050 यूनिट। और प्रोसेस 2 में जो 7050 यूनिट गई उसके बाद बनकर निकली है 6525 यूनिट्स, यानी जो फिनिश प्रोडक्ट बनके निकले हैं। इसमें से कुछ नॉर्मल लॉस होने की संभावना रहती है 5% और 10%। प्रोसेस 1 ऐसा है कि वहाँ 5% का ही लॉस नॉर्मली होता है और प्रोसेस 2 ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर 10% का नॉर्मल लॉस होने की संभावनाएं रहती है। जो डायरेक्ट वेजेस लगी है दोस्तों वो प्रोसेस 1 में लगी है 1,35,750, प्रोसेस 2 में लगी है 1,29,250। कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी लगे हैं जो कि 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस हैं, इस केस में 65% ऑफ डायरेक्ट वेजेस हैं। कुछ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी लगे हैं 20% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, इस केस में 15% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। जो रिलाइजेबल वैल्यू है स्क्रैप पर यूनिट का, यानी जो वेस्टेज निकलेगा, नॉर्मल लॉस निकलेगा, उसे भी हम मार्केट में बेच सकते हैं, कबाड़ में बेच सकते हैं और उसका 12.5 रुपये उठेगा एक यूनिट का। और प्रोसेस 2 का जो वेस्ट होगा, क्योंकि प्रोसेस 2 में डेफिनेटली थोड़ा ज्यादा काम हो चुका है, प्रोसेस 1 के बीच में वेस्ट हुआ, समझ में आता है। प्रोसेस 1 में पूरा बन चुका है और प्रोसेस 2 में आगे जब हम वैल्यू एडिशन कर रहे हैं तो वहां वेस्टेज हो रही है, तो उसमें काफी वैल्यू एडिशन ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए 37.50 में बिकेगा। बात समझ में आई है तो आगे देखना आप। 6000 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%। बनकर कितने निकले थे सर? 6525 यूनिट्स बनकर निकले थे। बेचे कितने आपने? 6000 यूनिट्स, यानी बाकी क्या है? बाकी क्लोजिंग इन्वेंट्री में आ रहे होंगे। और 6000 यूनिट की जो कॉस्ट है उसमें 15% ऐड करके हमने सेल किया होगा। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आपको मार्जिन जो दे रखा है वो दे रखा हो 10% ऑन सेल प्राइस। तो अगर ऐसा गिवन है क्वेश्चन में कि 10% ऑन सेलिंग प्राइस, तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे ऐसे, देखिए सेलिंग प्राइस जो है x है और x में से 10% ऑफ x माइनस कर देते हैं तो आपके पास कॉस्ट आती है, राइट? यही कहेंगे ना आप, x में से 10% ऑफ x माइनस करेंगे तो कॉस्ट आएगी। तो यानी कि x 0.9, 1 में से 10% माइनस करोगे, 10% का मतलब 0.1, यानी कि आएगा 0.9। सेलिंग प्राइस हो गई कॉस्ट डिवाइडेड बाय 0.9, यानी कॉस्ट डिवाइडेड बाय 90%, यानी कॉस्ट डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 100। कॉन्सेप्ट को खोल लो यार, बेसिक मैथमेटिक्स है, बच्चे करते हैं 3rd 4th क्लास के। एज्यूम दैट देयर वाज नो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस का कोई क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं बचा, सिर्फ फिनिश प्रोडक्ट की क्लोजिंग इन्वेंट्री बची है। यानी जो प्रोसेस में गया वो सारा का सारा प्रोसेस 1 से निकल गया, प्रोसेस 1 से निकलने के बाद प्रोसेस 2 में सारा गया और प्रोसेस 2 से भी जो वेस्ट होना था वेस्ट हो गया, बाकी निकल गया। तो प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 अकाउंट में अगर देखा जाए इन बिटवीन तो कुछ इन्वेंट्री नहीं बची, बट जो प्रोसेस 2 से सब निकल गया और फिनिश गुड्स बन गया, वहां पर कुछ बिक गया और कुछ इन्वेंट्री बच गई है। तो यही मैं आपको अभी इस क्लास में नहीं करा रहा हूं कि अगर प्रोसेस 1 में भी पूरी चीज बनकर नहीं निकली और बची हुई है तो उसकी कॉस्टिंग कैसे करेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी हम सीख रहे हैं कि प्रोसेस 1 अकाउंट कैसे बनेगा, प्रोसेस 2 अकाउंट कैसे बनेगा, फिनिश गुड्स अकाउंट या बाकी अकाउंट्स कैसे बनेंगे। तो प्रोसेस 1 का अकाउंट बनाना है, यानी प्रोसेस 1 के आउटपुट की आपको वैल्यू देखनी है जो प्रोसेस 2 के लिए इनपुट बनेगा। प्रोसेस 1 के आउटपुट की कॉस्ट कैसे निकलेगी आप बताएंगे। देखिए प्रोसेस 1 की बात करते हैं, प्रोसेस 2 को अभी ना देखिएगा, सिर्फ इसको देखिएगा। हमने 7500 यूनिट्स को कंज्यूम किया है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, हम कंजम्पशन की बात कर रहे हैं, रॉ मटेरियल परचेज की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे कॉस्ट शीट में आप रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड लिखते थे, वैसे ही यहां पर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आप लिखेंगे। और पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। अकाउंट बनाया है पर्टिकुलर्स यूनिट्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स यूनिट्स अमाउंट, यूनिट्स भी हम यहां पर दिखाते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। हमेशा प्रोसेस अकाउंट में डायरेक्टली अमाउंट नहीं लिखते, साथ में यूनिट्स भी दिखाते हैं। तो आपने 7500 यूनिट्स स्टार्ट करा कि भाई मैं 7500 यूनिट का रॉ मटेरियल डाल रहा हूं, इन रॉ मटेरियल पर काम करके मेरा फिनिश गुड्स बनेगा। धीरे धीरे प्रोसेस 1 के बाद प्रोसेस 2 और उसके बाद फिनिश गुड बनकर निकलेगा। तो ये जो आपने 7500 डाला यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई बाय 60 कर लीजिए, क्योंकि 60 रुपए का एक है शायद। जब आप 7500 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.5 लाख रुपीज आएगा।
तो रॉ मटेरियल आपने डाल दिया, इसके बाद वेजेस लग रही है, तो वेजेस में यूनिट्स कुछ नहीं होगी क्योंकि जो 7500 यूनिट्स आपने इंसर्ट कर दी, इसी के ऊपर जो डायरेक्ट लेबर है वो काम कर रही है। और उस डायरेक्ट लेबर का कितना खर्चा है, क्वेश्चन में गिवन है सर, सब चीजें क्वेश्चन में गिवन है, फिर भी आंसर क्यों नहीं होता। आपको यहां लिख देना है 1,35,750 डायरेक्ट वेजेस का खर्चा इस अकाउंट में और लग गया। देखिए खर्चा जो होता है वो डेबिट होता है, खर्चा अगर बढ़ेगा, एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट होता है, इसीलिए हम प्रोसेस 1 में सारा खर्चा डाल रहे हैं। रॉ मटेरियल का खर्चा हमने डाल दिया, डायरेक्ट वेजेस का खर्चा हमने डाल दिया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ और लगे, और कितने लगे वो यहाँ पर गिवन है 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो डायरेक्ट वेजेस अगर इतनी है तो इसका 60% कितना होगा, और जो मैन्युफैक्चरिंग के ओवरहेड्स हैं वो 20% ऑफ डायरेक्ट वेजेस लगे हैं। डायरेक्ट वेजेस इतनी है, 20% मल्टीप्लाई किया 27,150, यानी टोटल कॉस्ट कितनी लगी है वो आ गई 6,94,350 मेरी टोटल प्रोसेस 1 में कॉस्ट लग गई है। रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। बट मुझे ये भी पता है कि यहां पर कुछ ना कुछ नॉर्मल लॉस होने की संभावनाएं हैं, और नॉर्मल लॉस 5% हो सकता है। यानी कि अगर आप यहां देखेंगे तो 7,500 यूनिट्स को मैंने इंसर्ट किया, उसमें से 5% वेस्ट हो सकती है, उसमें से 5% वेस्ट हो सकती है। हम कैलकुलेटर ओपन करेंगे अब, 7500 मल्टीप्लाई बाय 0.05%, 0.05% नहीं 5%, तो यानी कि 0.05, यानी कि 375 यूनिट्स जो हैं वो मेरी नॉर्मली वेस्ट हो जाती है। जब मैं प्रोसेस 1 में डालता हूं तो प्रोसेस 1 से जब फिनिश प्रोडक्ट बनकर निकलेगा तो इतनी यूनिट्स कम बनकर निकलेगा। प्रोसेस 1 का जो फिनिश प्रोडक्ट बन के निकल रहा है, यानी पूरी कंपनी के लिए वो सेमी फिनिश प्रोडक्ट है, पर प्रोसेस 1 के लिए तो वो फिनिश प्रोडक्ट है। तो यहां पर देखिए 5% तो वेस्ट हो जाना चाहिए था, 375 यूनिट्स नॉर्मली वेस्ट हो जाना चाहिए था। और वेस्ट हुआ कितना है वो यहां पर लिखा हुआ है, जो वेस्ट हुआ है वो आपको देखना पड़ेगा। बैलेंसिंग फिगर कितनी है, 7050 यूनिट्स जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस में गई है, यानी 7050 यूनिट्स जो है वो आपकी आउटपुट बन के निकली है। अगर मैं 7,500 में से यहां पर माइनस कर दूं 7050, तो आपके पास आएगी 450 यूनिट्स जो हैं वो वेस्ट हो गई है। नॉर्मली कितनी होनी चाहिए थी 375, वेस्टेज कितनी हो गई 450 यूनिट्स की। कैसे देखा, 7,500 यूनिट्स मैंने इनपुट डाला और 7050 आउटपुट निकला, तो इतना मेरा वेस्ट हो गया। अगर 450 यूनिट मेरा वेस्ट हुए और 375 यूनिट्स नॉर्मली वेस्ट होता ही था, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि 75 यूनिट्स जो हैं वो एबनॉर्मली वेस्ट हो गई। होनी तो नहीं चाहिए थी, बट मैनेजमेंट की गलती की वजह से 75 यूनिट्स अतिरिक्त वेस्ट हो गई है। तो अब कॉस्टिंग कैसे देखेंगे सर, कॉस्टिंग कैसे निकालेंगे इसकी हम, कि जो आउटपुट निकला है 7050, इसकी पर यूनिट प्राइस कितनी लगेगी। पर यूनिट तो हम वैसे ही देखेंगे जैसे हम देखते हैं। टोटल कॉस्ट कितनी लगी, प्रोसेस 1 में टोटल कॉस्ट कितनी लगी 694,350 कॉस्ट लगी। नॉर्मली जो है 375 यूनिट्स मेरी नॉर्मली वेस्ट होनी चाहिए थी, एक्चुअल में कितना हुआ पता नहीं, नॉर्मली कितनी होनी चाहिए वो देख लिया, मल्टीप्लाई बाय इसमें से कुछ ना कुछ मेरा रिकवर हो जाएगा 12.5 रुपए का, तो 12.50 रुपीज पर यूनिट मेरी रिकवरी हो जाएगी। ये नॉर्मल वेस्टेज हुई है, और मार्केट में बेचूंगा कबाड़ तो कुछ ना कुछ निकल जाएगा। तो कॉस्ट तो मेरी इतनी लग गई है टोटल, बट इतनी मेरी रिकवरी भी हो जाएगी, तो मेरी नेट कॉस्ट पड़ेगी कितनी, जो टोटल कॉस्ट लगी माइनस जो नॉर्मल वेस्ट हो जाना चाहिए था उसकी रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है, वो मुझे मार्केट में जो कबाड़ है वो कितने में मिल जाएगा। दूसरी बात है कि 7500 जो यूनिट्स है मेरी, वो मैंने इंसर्ट करी थी, और मुझे मालूम है कि नॉर्मली तो इसका 5% वेस्ट हो ही जाता है, यानी कितना 375 नॉर्मली वेस्ट हो ही जाता है। तो इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं या इसको डायरेक्टली 0.95 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 7125 आएगा। और जो ऊपर है वो कॉस्ट नेट कितनी आएगी उसे देख लेते हैं एक बार। 694 तो चलो बाद में रखेंगे, पहले आप 375 रखते हैं। 375 मल्टीप्लाई बाय 12
96.5, टोटल आ गया 4687.5, या इसको एक काम करते हैं 0.5 ऐड कर लेते हैं, राउंड ऑफ कर लेते हैं, क्योंकि जो टोटल नंबर है उसे आप पॉइंट में राउंड ऑफ कर सकते हैं, पर जो पर यूनिट निकलेगा उसको आप पॉइंट में ही रखेंगे। 2 डेसिमल, 3 डेसिमल, 4 डेसिमल तक रख सकते हैं। तो मान लेते हैं कि यहां पर 4688 की रिकवरी हो रही है। मतलब मैंने जो कॉस्ट लगाई प्रोसेस 1 में वो 694350 की कॉस्ट लगाई, बट जो उसमें कुछ नॉर्मली वेस्ट निकलता है उसे मार्केट में बेचने से 4688 रिकवर हो जाएंगे, तो नेट मेरी इतनी कॉस्ट पड़ी। जो क्वांटिटीज मैंने डाली थी 7500, उसमें से 375 क्वांटिटीज नॉर्मली वेस्ट होनी तय है, तो नेट क्वांटिटी 7125 मिलेगी। यानी मैं कह सकता हूं कि जो मैंने प्रोसेस 1 में लगाया वहां पर 7125 जो होगा दोस्तों, वो 7125 मेरी नेट क्वांटिटीज निकलेगी और नेट कॉस्ट मेरी इतनी पड़ेगी। यानी मैं कह सकता हूं 694,350, ये आ गया 689,662 नेट कॉस्ट पड़ रही है और 7125 नेट क्वांटिटीज पड़ रही है। एक्चुअली में कितना वेस्ट हुआ नहीं देखना, एक्चुअली में एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन नहीं देखना, ये देखना है कि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में मेरी इतनी कॉस्ट पड़ती है और नेट क्वांटिटीज इतनी बन के निकलती है, डिवाइडेड बाय 7125। $96.79467, कुछ भी कर सकते हो, 6 बार है। तो ये आपकी पर यूनिट कॉस्ट आ गई नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में। अब एक्चुअली में सर आपका कितना वेस्ट हुआ है, तो इसका मतलब पर यूनिट आपके पास कॉस्ट आ गई है फॉर 7125 यूनिट्स। एक्चुअली में देखा जाए तो इसमें से 7050 यूनिट्स ही आपकी नेक्स्ट प्रोसेस में गई है। तो 7050 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 96.79467, ये आपका नेक्स्ट प्रोसेस में चले गया, और जो बच गया 75 बचेगा, ये आपका एबनॉर्मल लॉस हो गया, जिसकी जो कॉस्ट पड़ी, कॉस्ट तो उतनी पड़ी ना सर, 79467 यही कॉस्ट पड़ी, ये आपका कॉस्टिंग पीएनएल में चले गया। मतलब कि आपने तो देखा नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में मेरे पास 7125 का आउटपुट आना चाहिए था, कम क्यों आ रहा है, मैनेजमेंट की गलती की वजह से आ रहा है। तो इसकी जो कॉस्ट होगी वो मैनेजमेंट के नाम पे डाल देंगे, कस्टमर को नहीं भुगतना पड़ेगा, कस्टमर को नहीं पता लगेगा मेरा एक्चुअली में लॉस कितना हुआ। कस्टमर के लिए तो है नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में अच्छा इतनी पर यूनिट बनती है, वही हम आगे पास ऑन कर रहे हैं। तो ऐसे आपका यहां पर किया हुआ है, ये देखिएगा टोटल कॉस्ट आ गई। तो 375 यूनिट्स नॉर्मली वेस्ट होनी चाहिए थी, उसका जो रिकवरी अमाउंट बनेगी मार्केट में बेचने से वो 4688 की रिकवरी होगी। टोटल कॉस्ट माइनस जो नॉर्मल रिकवरी हो जाएगी, डिवाइडेड बाय नेट क्वांटिटी नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में जो मेरे पास रहेगी, तो मुझे पता लग जाएगा कि नॉर्मल सर्कमस्टेंस में पर यूनिट कॉस्ट क्या आएगी, 96.7947। अपना भी कुछ ऐसे ही निकला है, 96.7947, ठीक है 47। अब ये आपके पास जो पर यूनिट प्राइस आ गई, जितनी आप आगे ट्रांसफर कर रहे हैं यूनिट 7050, तो आपको पता है पर यूनिट कॉस्ट कितनी है प्रोसेस 1 के आउटपुट की, वो पता लग गया आपको। तो उतनी कॉस्ट जो है वो आप आगे प्रोसेस में डाल देंगे प्रोसेस 2 में, और जो यूनिट्स आपकी बच गई, यानी कि अगले प्रोसेस में जानी चाहिए थी बट ज्यादा खराब हो गई, तो उसकी कॉस्ट क्या करेंगे, उसकी कॉस्ट मैनेजमेंट के हिस्से में डाल देंगे, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में एक बार डाल देंगे और एबनॉर्मल लॉस अकाउंट से कॉस्टिंग पीएनएल में चले जाएगा। ये आपको प्रोसेस 1 का अगर अकाउंट समझ में आ गया है तो हमने कुछ नहीं किया, जो प्रोसेस 1 की कॉस्ट है वो प्रोसेस 1 में डाल दी। जैसे कि हम वो प्राइसिंग करते थे कि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में पर यूनिट कॉस्ट क्या निकलेगी, उसके लिए हमने नॉर्मल लॉस जितनी यूनिट्स हो गई तो वो यूनिट्स हमने यहां से माइनस कर दी। डेबिट करी थी 7500 यूनिट, माइनस कर दी 375 यूनिट्स, यानी कि 5% तो नॉर्मली वेस्ट होना ही चाहिए था। उसमें से उसकी रिलाइजेबल वैल्यू है 4688, यानी जब ये यूनिट्स बिकेगी 375 यूनिट्स तो कुछ ना कुछ रिकवरी भी आएगी। तो नेट कॉस्ट मेरी आ गई 694,350 माइनस 4688 डिवाइडेड बाय 7500 यूनिट्स माइनस 375 यूनिट्स नॉर्मली वेस्ट होती है, पर यूनिट कॉस्ट आ गई। अब वो जो पर यूनिट कॉस्ट है, जितनी यूनिट्स मैं एक्चुअली में बना पाया उसकी जो कॉस्ट है वो तो मैं आगे ट्रांसफर करूंगा कस्टमर के लिए प्रोसेस 2 में,
और प्रोसेस 2 में और एडिशन करके उस कॉस्ट को और बढ़ाऊंगा, और जो बाकी मेरी कॉस्ट बच गई है 75 यूनिट्स की, जो कि और वेस्ट हो गई, होनी नहीं चाहिए थी, वो एबनॉर्मल लॉस हो गया है, उसकी कॉस्ट मैनेजमेंट के हिस्से में डाल देंगे। अब जो कॉस्ट जो है 7050 यूनिट्स की कॉस्ट है वो नेक्स्ट प्रोसेस में गई है। यहां आपको प्रोसेस 2 अकाउंट बनाना है। तो प्रोसेस 2 अकाउंट में जो इनपुट है वो रॉ मटेरियल तो नहीं है दोस्तों। जो प्रोसेस 1 का आउटपुट था वो आपके लिए प्रोसेस 2 का इनपुट बनेगा 7050 यूनिट्स। इन यूनिट्स की जो प्राइस थी पर यूनिट से मल्टीप्लाई करके वो प्रोसेस 2 का इनपुट बन जाएगा। अब हो सकता था यहां पर मैं और मटेरियल इस पर्टिकुलर जो 7050 यूनिट्स हैं इस पे और मटेरियल इंसर्ट करता, बट उससे मेरी नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ेगी नहीं। नंबर ऑफ यूनिट्स तो 7050 ही गई है, अगर मैं और मटेरियल भी लगाऊंगा तो इन्हीं यूनिट्स पर लगाऊंगा। हालांकि प्रोसेस 2 में सिर्फ डायरेक्ट वेजेस का काम हो रहा है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का काम हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स का काम हो रहा है, यानी इतनी 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 कॉस्ट और लग रही है। अब ये कहां से आई? क्वेश्चन से आई। देखिए क्वेश्चन देखिए, आपके पास दे रखा है डायरेक्ट वेजेस कितनी है प्रोसेस 2 में 1,29,250। प्रोसेस 2 में जो प्रोसेस 1 का आउटपुट था वो तो प्रोसेस 2 का इनपुट बन गया, साथ में 1,29,250 का वेजेस की कॉस्ट लग गई। उसके बाद जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेंगे वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस 65% ऑफ डायरेक्ट वेजेस हैं और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 15% ऑफ डायरेक्ट वेजेस हैं, तो वो तो वहीं से निकल गए। अगर डायरेक्ट वेजेस 1,29,250 है तो इसका 65% 15% क्या होगा? अब सारी कॉस्ट तो आपने डाल दी है। अब इस सिनेरियो में नॉर्मल लॉस कितना होगा वो आपको देखना पड़ेगा। तो नॉर्मल लॉस अब किस पे देखोगे आप कि 7050 यूनिट्स मेरी इनपुट आई है, तो इस इनपुट में से भी प्रोसेस 2 में जब प्रोसेस करूंगा तो कुछ ना कुछ नॉर्मली वेस्ट होने की संभावनाएं हैं। और कितना नॉर्मली वेस्ट होगा? 10% नॉर्मली वेस्ट होगा। कहां दे रखा है 10% नॉर्मली वेस्ट होगा? क्वेश्चन में दे रखा है 10% नॉर्मली वेस्ट होगा। क्वेश्चन में कहा है? ये रहा, नॉर्मल वेस्टेज 10%। तो प्रोसेस 2 में जो इनपुट आया है उसमें से भी 10% नॉर्मली वेस्ट हो जाता है जब मैं प्रोसेस 2 में प्रोसेस करके उसका आउटपुट निकालता हूं, यानी फिनिश प्रोडक्ट बनाता हूं, तो वहां भी 10% का लॉस स्वाभाविक है। तो 7050 यूनिट्स का 10% जो है, यानी कि 705 यूनिट्स हैं, जो मैंने 7050 यूनिट्स डाली उसमें से 705 यूनिट वेस्ट होना तय है नॉर्मल सर्कमस्टेंस में। तो जब भी मैं कॉस्ट देखूंगा पर यूनिट में देखूंगा कि 7050 डाल रहा हूं, बट मेरे मन ही मन मुझे पता है कि इसमें से 705 यूनिट्स तो खराब होने ही वाली है, तो मैं देखूंगा कि जो भी मेरी कॉस्ट पड़ रही है नेट, वो 7050 माइनस 705 यूनिट्स, यानी कि जो नेट क्वांटिटीज हैं नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में, उसकी मेरी ये कॉस्ट पड़ रही है। मान लेते हैं कि आप एक खाली बाल्टी में पानी भरते हैं 10 लीटर और बाल्टी का ढक्कन ओपन है, उसे आपने पूरा ऊपर तक भर लिया। जब आप उसे बोरिंग से जहां से पानी भरा है या कुएं से पानी भरा है उससे घर तक लेकर आएंगे, जिसकी दूरी हो सकता है कि 1 किलोमीटर है, तो लाते लाते हिलने की वजह से काफी पानी सड़क पर गिरने लग जाएगा और घर पहुंचते पहुंचते 9 लीटर का पानी ही पहुंचेगा। तो आपको पता है कि मैं 10 लीटर तो यहां से भर रहा हूं, बट नेट मेरे पास 9 लीटर ही आएगा। तो अगर मान लेते हैं उस कुएं में पानी भरने की कॉस्ट 10 रुपए है, मान लेते हैं कि वहां पर आपको पैसे देने पड़ते हैं कुएं से पानी भरने के लिए, तो आप क्या बोलेंगे कि मैंने 10 लीटर के लिए 10 रुपए दिए या 9 लीटर के लिए 10 रुपए दिए? आप बोलेंगे कि मैंने 9 लीटर के लिए 10 रुपए दिए, क्योंकि 10 लीटर भर तो लेते हैं, पानी जो है घर पहुंचने तक 9 ही लीटर मिलता है, तो 10 रुपए जो लगे वो 9 लीटर के लगे हैं। ये बात यहां पर ये आपका प्रोसेस अकाउंट बोलता है। 7050 यूनिट्स डाली और 705 यूनिट तो वेस्ट होनी तय थी, और वो जो 705 यूनिट वेस्ट होगी उसमें से कुछ ना कुछ 37.50 रुपीज में बिकेगा भी। ये भी क्वेश्चन में गिवन है कि 37.50 का स्क्रैप बिक जाएगा, जो नॉर्मल लॉस हुआ बिक जाएगा। तो आप देखेंगे जो मेरी कॉस्ट लगी है इतनी, जो मेरी कॉस्ट लगी है इतनी, उसमें से इतनी तो मेरी रिकवरी हो जाएगी, और जो मैंने मटेरियल डाला है, जो प्रोसेस 1 का आउटपुट डाला है, उसमें से इतना वेस्ट हो जाएगा। तो 705 यूनिट वेस्ट हो गई और उस 705 यूनिट की कुछ ना कुछ रिकवरी हो गई। तो नेट कॉस्ट मेरी कितनी पड़ी और नेट क्वांटिटीज मेरी कितनी पड़ी, उससे आप देख लेंगे कि प्रोसेस 2 की पर यूनिट कॉस्ट क्या आई है, प्रोसेस 2 के आउटपुट की पर यूनिट कॉस्ट क्या आई है। प्रोसेस 1 का इनपुट डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड माइनस जो वेस्ट होगा नॉर्मल सर्कमस्टेंस में, वो बेचने से कुछ कबाड़ की वैल्यू निकल आएगी। जो मैंने यूनिट्स डाली है 7050 यूनिट्स, उसमें से कुछ नॉर्मली वेस्ट होगी, तो नेट क्वांटिटीज इतनी है और नेट अमाउंट मेरे को ये पड़ेगी। तो एक यूनिट की मुझे 140.0496 आउटपुट की वैल्यू पड़ेगी इन प्रोसेस 2।
जो मेरा प्रोसेस 2 का आउटपुट होगा उसकी एक यूनिट की वैल्यू होगी 140.0496 पर यूनिट। अब प्रोसेस 2 का आउटपुट कितना निकल रहा है वो यहां पर दे रखा है क्वेश्चन में। प्रोसेस 2 का जो आउटपुट है वो है 6525 यूनिट्स, यानी 7050 यूनिट्स मैंने डाला प्रोसेस 2 में और बनकर कितना निकला है 6525। तो बाकी कहां गया? वेस्ट होना था 10%, यानी कि 705 तो आपका नॉर्मली वेस्ट हो जाना चाहिए था। तो यदि मैं 7050 में से नॉर्मली कहता हूं कि 705 वेस्ट हो ही जाना चाहिए, तो आगे तो बनकर 6345 बनकर निकलना चाहिए, बट एक्चुअली में 6525 बनकर निकल गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपको 180 यूनिट का एबनॉर्मल गेन हो गया है। जो नॉर्मली वेस्टेज होनी चाहिए थी, मैनेजमेंट ने उस नॉर्मल वेस्टेज को भी कम कर दिया, जिससे मैनेजमेंट को एबनॉर्मल गेन हो गया है। क्या करोगे इस सिनेरियो में? कुछ भी करो सर, आपको पर यूनिट तो वैसे ही निकालनी है जैसे सिखाया गया है कि नॉर्मल सर्कमस्टेंस में आउटपुट की वैल्यू क्या निकलेगी, सारी कॉस्ट माइनस जो नॉर्मल वेस्ट होता है उसका क्या रिकवरी आ जाएगी, और जितनी क्वांटिटीज आप डालते हो उसमें से नॉर्मली कितनी वेस्ट हो जाएगी, तो नेट क्वांटिटीज की पर यूनिट कॉस्ट क्या आएगी। हमेशा आप ऐसे ही निकालेंगे। पर जो आपके पास ये 140.0496 पर यूनिट कॉस्ट आ गई है, इसमें से जो एबनॉर्मल गेन है वो भी आप मैनेजमेंट को ट्रांसफर करेंगे। जैसे एबनॉर्मल लॉस ट्रांसफर करते थे, तो एबनॉर्मल गेन भी मैनेजमेंट को ट्रांसफर होगा। 140.0496 एक यूनिट का है और 180 यूनिट मैनेजमेंट ने एबनॉर्मल गेन करके दिखाया है, तो इसका प्रॉफिट भी जो है वो मैनेजमेंट को जाएगा, इसका फायदा भी मैनेजमेंट को जाएगा, कस्टमर को नहीं जाएगा। अगर कस्टमर को जाता तो यहां पर हम 6525 यूनिट्स की जो प्राइस है वो हम प्राइस कम कर देते, पर हमने ऐसा नहीं किया। हमने 6525 यूनिट्स की प्राइस तो वही रखी है जो कि नॉर्मल सर्कमस्टेंस में आती, बट क्योंकि हमने 180 यूनिट ज्यादा बना ली है तो हम कस्टमर से वो 180 यूनिट की भी प्राइस वसूल करेंगे। जो मैनेजमेंट ने एबनॉर्मल गेन कर दिया है वो तो मैनेजमेंट के हिस्से में गेन जाएगा ना, कस्टमर के हिस्से में नहीं जाएगा। तो 180 यूनिट का फायदा मैनेजमेंट को दे दिया हमने, एबनॉर्मल गेन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। यहां तो डेबिट हो गया, बट एबनॉर्मल गेन एक प्रॉफिट वाला अकाउंट है, उसमें क्रेडिट हो गया मतलब बढ़ गया वो अकाउंट। और जो आपका फिनिश स्टॉक है वहां तो आपकी 6525 यूनिट्स गए हैं। कितने अमाउंट में गए? एक यूनिट 1400496 में है, तो 6525 की क्या वैल्यू होगी? वो ये रही जो फिनिश स्टॉक अकाउंट में जाएगी। फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट में 6525 यूनिट जाएगी, प्रोसेस 2 से आएगी, और 913824 यानी प्रोसेस 1 के आउटपुट की कॉस्ट प्लस एक्स्ट्रा जो मटेरियल, लेबर, कुछ फैक्ट्री के ओवरहेड डायरेक्ट एक्सपेंस लग गए, माइनस नॉर्मल वेस्टेज जो होगी उसकी रिकवरी हो गई, प्लस एबनॉर्मल गेन जो हो गया मैनेजमेंट की वजह से, उसका गेन तो मैनेजमेंट को जाएगा, बट जितने यूनिट्स बचा लिए हैं वो आगे हम फिनिश स्टॉक में तो उसको डालेंगे ही, कस्टमर से तो चार्ज करेंगे ही। तो 6525 यूनिट्स जो है बनकर निकल गई है इतने रुपए में। इसमें से आपको बताया गया है कि 6000 यूनिट्स बिक गई, और 6000 यूनिट्स जो बिकी है वो कितने पर बिकी है वो तो आपका सेल्स अकाउंट बताएगा, पर यहां पर आपने 6000 यूनिट्स की जो कॉस्ट है वो आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में डाल दी है और फिनिश स्टॉक को खाली कर दिया है। यानी फिनिश स्टॉक में 6525 यूनिट्स आए थे, उसमें से 6000 बिक गई यूनिट्स, बाकी 525 अभी बची हुई है, बैलेंस कैरीड डाउन, नेक्स्ट ईयर कैरी कर रहे हैं। नॉर्मल लॉस अकाउंट देखिएगा दोस्तों, नॉर्मल लॉस आपने देखा है प्रोसेस 1 में नॉर्मल लॉस हुआ था, 375 यूनिट्स का नॉर्मल लॉस हुआ था, और उसकी वैल्यू थी रियलाइजेबल 4688, यानी कि आपने इसको बेचा होगा कबाड़ में, तो 375 यूनिट्स की 4688 आपके वो वैल्यू रिसीव हो गई होगी। यही तो मतलब है, आपने नॉर्मल लॉस अकाउंट में डाल दिया। नॉर्मल लॉस का अल्टीमेटली मतलब है कि 4688 आपको बैंक से रिसीव हो गए। 12.5 रुपए मुझे मिल गए 375 यूनिट्स के, और वो बैंक में चले गए, यानी नॉर्मल लॉस अकाउंट क्रेडिट हो गया, खत्म हो गया, और बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, बैंक में रिसीव हो गए पैसे। हालांकि जो प्रोसेस 2 अकाउंट था उस पे नॉर्मली तो 705 यूनिट का लॉस होना चाहिए था, और 26,438 की वैल्यू रिसीव होनी चाहिए थी, क्योंकि वहां पर नॉर्मल लॉस 10% था। 7050 यूनिट का 10% 705 यूनिट नॉर्मली वेस्ट होना चाहिए था, पर बैंक में कितना रिसीव होगा? बैंक में 525 यूनिट्स का ही मेरे को नॉर्मल लॉस का पैसा रिसीव होगा, यानी नॉर्मल लॉस जो मैंने कबाड़ बेचा उसका 525 यूनिट्स का रिसीव होगा। कारण ये है कि एक्चुअली में मेरा लॉस 705 यूनिट नहीं रहा था प्रोसेस 2 में, एक्चुअली में लॉस मेरा रहा था 705 माइनस 180 यूनिट्स,
हालांकि जो प्रोसेस 2 में नॉर्मल लॉस होना चाहिए था वो हमने यहाँ डाल दिया, बट एक्चुअली में जो लॉस होगा पैसा तो उसी का मिलेगा ना रियलाइजेबल। जो एबनॉर्मल गेन हो गया तो आपने तो वो यूनिट्स तो बचा ली ना, तो यूनिट्स बचा ली तो उसका क्या करेंगे, अब उसे स्क्रैप में थोड़ी ना बेचेंगे। तो इसीलिए 180 यूनिट का एक्चुअली में बैंक में रिसीव नहीं होएगा। सिर्फ वहां पर हमने ये देखने के लिए कि नॉर्मली इतना वेस्ट होना चाहिए 705 यूनिट, उसका इतना मिलना चाहिए, इसलिए हमने वहां पर 705 यूनिट लिखा था, जो हम हमेशा ही नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में कॉस्टिंग करते हैं, चाहे एक्चुअली में लॉस कम हो या ज्यादा हो। अब एक्चुअली में लॉस जो है वो 180 यूनिट कम हुआ है प्रोसेस 2 में, तो उसका आपको यहां से हटाना पड़ेगा कि 180 यूनिट के जो 37.50 के हिसाब से पैसे बनते थे वो एबनॉर्मल गेन अकाउंट में डाल दिया, और बाकी जो थे उसके पैसे आ गए। प्रोसेस 1 में 375 नॉर्मल लॉस होना चाहिए था, उतना ही एक्चुअल में भी लॉस हुआ था, उससे ज्यादा ही हुआ था, तो पूरे 375 के पैसे आ जाएंगे। जहां तक बात करते हैं एबनॉर्मल लॉस अकाउंट की, तो प्रोसेस 1 में नॉर्मल के साथ 75 यूनिट्स का एबनॉर्मल लॉस भी हो गया, 7 to 5 नहीं, और 75 यूनिट्स का कुछ ना कुछ रिसीव भी होगा 12.5 रुपए के हिसाब से, क्योंकि 75 यूनिट्स तो एक्स्ट्रा लॉस हुए हैं तो उसको कबाड़ में बेचना पड़ेगा तो इतने यूनिट्स का कुछ ना कुछ पैसा मिल जाएगा, और बाकी जो है वो मैनेजमेंट के नाम पर कॉस्टिंग P&L में चले जाएगा। जो आखिरी आपका अकाउंट है वो है एबनॉर्मल गेन अकाउंट, जिसमें नॉर्मल लॉस से हमने 180 यूनिट का जो एक्चुअली में नहीं बिके थे वो हमने एबनॉर्मल गेन में ट्रांसफर कर दिया, और जो प्रोसेस 2 का एबनॉर्मल गेन था 180 यूनिट्स जो आपने बचा लिए, और जो भी आउटपुट की कॉस्ट थी उससे आपने मल्टीप्लाई किया 180 यूनिट्स को, और कहा कि देखिए इतना आउटपुट आपने बचा लिया है, 25,209 रुपीज का आपने आउटपुट बचा लिया है, जिससे मैनेजमेंट को फायदा होगा। हालांकि 180 यूनिट पर जो कबाड़ का पैसा है वो नहीं आएगा, क्योंकि ये तो आपने बचा ली है, तो नेट जो गेन है वो कॉस्टिंग P&L में आप ट्रांसफर कर देंगे मैनेजमेंट के नाम। जैसे एबनॉर्मल लॉस कॉस्टिंग P&L में डालेंगे लॉस में, वैसे ही आप कॉस्टिंग P&L में मैनेजमेंट के नाम एबनॉर्मल गेन डालेंगे। ये जो आपका कॉस्टिंग P&L अकाउंट बनेगा बहुत ही सिंपल है। फिनिश गुड से कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में गया था, याद होगा आपको, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में हमने फिनिश गुड से डाला था कि 6000 यूनिट्स बिक गई मेरी, 140.0496 की जो भी कॉस्टिंग थी वो कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में चली गई, और कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट से P&L अकाउंट में आ गई, जिसे आप इनकम स्टेटमेंट बोल सकते हैं, कॉस्टिंग P&L अकाउंट बोल सकते हैं। तो इतने रुपए की कॉस्ट आ गई, जो मैंने माल बेचा, जो फिनिश गुड्स मैंने बेचे उसकी कॉस्ट मेरी यहाँ पर आ गई। यानी प्रोसेस 2 का जो आउटपुट था वो फिनिश गुड्स में गया था, फिनिश गुड्स से कॉस्ट ऑफ सेल्स में गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स से एंड में क्लोज होने के लिए कॉस्टिंग P&L में आ गया। तो 6000 यूनिट जो थे वो तो यहाँ आ गया दोस्तों, बट वो 6000 यूनिट जो थे वो आपके कितने में बिके, 15% अबव कॉस्ट प्राइस बिके। यानी कि जो 6000 यूनिट्स की कॉस्ट थी उसमें 15% और ऐड करके 115% जो बनता है उतने में सेल्स हुई। नेट एबनॉर्मल गेन आपका क्रेडिट में आ गया, नेट एबनॉर्मल लॉस आपका डेबिट में आ गया, और ऐसे कर आपका नेट P&L यहां पर आ गया है। ये कॉस्टिंग P&L या इनकम स्टेटमेंट आप कह सकते हैं। यही थी आपकी क्लास, जिसमें आपको पूरा प्रोसेस कॉस्टिंग में जितने अकाउंट्स बनते हैं, जैसे प्रोसेस होता है, जैसे कॉस्टिंग करनी होती है, एबनॉर्मल लॉस भी एबनॉर्मल गेन भी एक ही क्वेश्चन में करवा दिया, नॉर्मल लॉस भी आपको एक ही क्वेश्चन में करा दिया, सारी चीजें आपको एक ही क्वेश्चन में करवा दी है। यदि आपको इंट्रोडक्शन याद होगा तो यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं आएगी, और अगर आपने इंट्रोडक्शन ठीक से रिवाइज और प्रैक्टिस नहीं किया तो यहाँ दिक्कत आएगी। दोबारा से पढ़िए, खुद अपना क्वेश्चन देखिए, उस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा सोचिए, और वही आंसर निकलता है तो इसका मतलब आपके कॉन्सेप्ट ठीक है। ऐसे आप स्टडी मटेरियल के एक बार सारे क्वेश्चंस चाहे लिखकर ना करें, बट क्वेश्चन पढ़कर सोचकर उसका आंसर जरूर रफ में निकाल कर चेक करेंगे कि हाँ जो मैं सोच रहा हूं वैसे ही बुक में किया हुआ है। और ऐसे आप हर क्वेश्चन के लिए करेंगे, हो सके तो हर चैप्टर का 1-2 क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके भी देखेंगे बिना देखे, तभी आप पेपर में कर पाएंगे बिना देखे। जब आपके सारे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे, बिना आंसर को देखे करने की क्षमता आएगी, तभी आप कॉस्ट अकाउंटेंसी के पेपर में एग्जामिनेशन ला पाएंगे। आज का वीडियो हो गया है पूरा, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक और टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिसके बाद आपका प्रोसेस कॉस्टिंग का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट वाइज जो बाकी के क्वेश्चंस होंगे डेफिनेटली हम वो क्वेश्चंस भी बुक के सारे करेंगे। हालांकि बुक का जो इलस्ट्रेशन 3 है वो मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय। प्रैक्टिस करिए, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।